अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग दे बिलीव इन जीसस क्राइस्ट बिकॉज उनके लिविंग प्रूफ्स भी हैं। जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब स्टोरीज़ है। काफ़ी लोग कहते हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सब रियल लाइफ में हुआ था। इनका क्या एविडेंस है कि लोग माने कि एक्चुअल में ये सब रियल लाइफ में ये सब इंडियन गॉड्स थे। ब्रह्मा जी के मुंह से जो पहली आवाज निकली थी वो थी ओम। और अब नासा और बाकी जगह से प्रूव हुआ है, जो साउंड वेव्स हमने कैप्चर किया है यूनिवर्स में, वो साउंड है ओम। कि अंतरिक्ष में ओम की आवाज गूंजती है। इसीलिए ज्यादातर चीजें जो हम शुरू करते हैं वो ओम बोल के फिर बात की चीज शुरू होती है। आपने जितना पढ़ा है अबाउट रामायण, महाभारत और इंडियन माइथोलॉजीज के बारे में, कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन दिस? मेरे को तो ये भी लगता है कि ज्यादातर चीजें जो हमको लगता है हम इन्वेंट कर रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं। पुष्पक विमान, भास्कर द्वितीय के मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, लेकिन हमको बताया गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। 9 ग्रहों की पूजा करना, 5000 साल से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना, मतलब 5000 साल पहले भी हमको मालूम था ना कि 9 ग्रह हैं, बिना टेलीस्कोप और बिना नासा के बताए। Hi everyone, I am Bharat Gupta, and in today's podcast we would be discussing about some untold and hidden secrets of Indian mythology. And for that we have author Mr. Akshat Gupta. So thank you so much Akshat ji for being here. It's a pleasure to have you here. And Akshat ji, to start the podcast with, can you just give me your brief introduction अपने बारे में? मेरा एक पेटेड स्टाइल ऑफ इंट्रोडक्शन फेमस हो गया है एंड पीपल, इट हैज नाउ बीन हैपनिंग व्हेनेवर आई गो ऑन स्टेज एंड इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट, पीपल स्टार्ट हूटिंग। अभी रिसेंटली इट हैपेंड इन अ यूनिवर्सिटी, सो दे स्टार्टेड हूटिंग एंड आई सेड अभी मेरे को क्यों ट्रोल कर रहे हो, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। एंड देन वो अलग अलग जगह से आवाज़ आई कि वी वांट टू हियर योर इंट्रोडक्शन। So repeating it for all of you, hi guys, my name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. और आज मैं बैठा हूँ भरत गुप्ता के साथ। ये भरत मिलाप है गुप्ता मीटिंग गुप्ता का। अक्षय जी, मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग दे बिलीव इन जीसस क्राइस्ट बिकॉज उनके लिविंग प्रूफ्स भी हैं। बट अगर आप इंडियन गॉड्स की बात करो, देयर इज़ नो लिविंग एविडेंस। जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब स्टोरीज है। काफ़ी लोग कहते हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सब रियल लाइफ में हुआ था। जो लोग कहते हैं कि इट्स अ मिथ और इसमें कुछ लेसन्स है, वो इसलिए कहते हैं। तो आपका इसमें क्या से है कि इनका क्या एविडेंस है कि लोग माने कि एक्चुअल में ये सब रियल लाइफ में ये सब इंडियन गॉड्स थे? बिखरे पड़े प्रमाण, लेकिन आप और मैं बात कर रहे हैं 5000 साल से भी पुराने समय के प्रमाणों का। इस बीच में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे जलाने जैसी अनगिनत कुछ हमको पता है और ज्यादा हमको नहीं पता। ये वही लोग हैं ना जो जो आपकी संस्कृति पे और आपके ग्रंथों पे सवाल उठा रहे हैं, जो पिछले 300 साल से कोशिश कर रहे थे आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता को मिटा देने। वेस्टर्न कंट्री से आते हैं ना ये सब सवाल। तो जो मिथ्या होती है, जो झूठ होता है, उसके पाँव नहीं होते। जब उसका पाँव नहीं होता ना, तो थोड़े दूर हवा में उड़ता है या रेंगता है और फिर कोलैप्स हो जाता है। जो सत्यता होती है वो कितना भी भ्रमित कर ली जाए रहती है। इतने बड़े देश में इतने सारे मंदिर, और उस समय के जो द्वारका तो निकली ना अभी, अब तो वहां पे टूरिज्म शुरू होने वाला है, तो सबमर्ज द्वारका था, उसका तो मेरे पास अब प्रमाण है। आप सोचिए कि इतने हजार साल पहले कोई कैसे लिखा था कि वहां पे एक नगरी थी जो डूब गई थी, जो कृष्ण ने बनाई थी। सवाल का जवाब तो है, लेकिन क्या है ना कि जिनको नहीं, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो आदमी सिगरेट, जो अनपढ़ भी है ना, उसमें तस्वीरें बनी रहती हैं जो देखने में बड़ी विभत्स हैं, वेरी 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 स्कैरी। scary to see. Yet, whoever wants to smoke does smoke. Can that picture or that warning stop you? It can't. तो जिनको आप पे सवाल उठाना है वो उठाते रहेंगे। मैं बोलूं, कोई हीरो बोले, कोई पंडित बोले, कोई प्रधानमंत्री बोले, खुद भगवान उतर के आके बोलेंगे ना कि मैं था, तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइंडसेट में है कि इनको तो झुटलाना है भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा हैं, और ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के मुंह से जो पहली आवाज निकली थी वो थी ओम। और अब नासा और बाकी जगह से प्रूव हुआ है, जो साउंड वेव्स हमने कैप्चर किया है यूनिवर्स में, वो साउंड है ओम। अच्छा। हाँ,
ये तो अब सबको मालूम है, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि वो जो जो दी साउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि समबडी इज सेइंग ओम, ऐसा नहीं। वो जो मतलब फ्रीक्वेंसी आती है बहुत दूर से, वो आती हाँ, है वो ऑफ जो ओम। साउंड सुनाई पड़ता है वो दैट इज। आप सोचिए कि आप इतने लॉजिकल लोग थे या इतने साइंटिफिक लोग थे कि इतने हजार साल पहले भी आपके लोगों को मालूम था कि ब्रह्मांड की आवाज, ब्रह्मांड का जो साउंड है वो ओम है। इसीलिए ये मेटाफोरिकली बोला हुआ है। ब्रह्मांड बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के मुंह से पहले, सबसे पहले क्या निकला है? ओम। तो इसलिए आज तक आप ओम बोलते हैं। शाहरुख खान साहब ने बोला है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे। तो आपका कायनात से जुड़ने का जो शब्द है, मैं आपसे उसी भाषा में बात करूंगा ना जिस भाषा को आप समझेंगे। दैट इज व्हाट ओम डज। वो आपको कायनात से जोड़ने का। भाई, आप पूरी कायनात को किसी काम में लगाना है तो सबसे पहले उसको एड्रेस करोगे ना कि भैया तुम, हेलो मैं इधर हूं, अब मैं जो बोलूं। इसीलिए ज्यादातर चीजें जो हम शुरू करते हैं वो ओम बोल के फिर बात की चीज शुरू होती है। आधे से ज्यादा मंत्र ओम से शुरू होते हैं। हम किताबों में, हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्यों बोल रहे हैं? ओम नमः शिवाय, यू वांट हिम टू कीप एन आई ऑन यू, you want to be connected with the universe, and the bridge between you and universe is sound. एंड दैट साउंड इज ओम। That sound is om, and every mantra, every word does something or the other to you. Depends whether you're pronouncing it right in the right time. आप सुबह और शाम की चाय पीते हैं ना, दोपहर में चाय क्यों नहीं पीते हैं? दोपहर में, क्योंकि दोपहर में खाना खाने का समय। क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया ने बोल दिया है कि सुनो ये लंच टाइम। इसलिए क्योंकि उस समय तक एनर्जी लेवल गिरता होता है। यू नीड समथिंग सॉलिड टू कीप कंटिन्यूइंग योर जर्नी फॉर द डे। ये सब जब तक नहीं पता है तो भी उसके पीछे लॉजिक है। जब जब पता चलेगा समझ में आ जाएगा। जो ये जो ओम है, इसकी जो मतलब पावरफुल वो है जो साउंड, मुझे आज पता चली है कि जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इसको यूनिवर्स और हम लोग को जोड़ने वाला इज द टर्म ओम, जो काफ़ी लोग को नहीं पता। हम जो बार बार ओम बोलते हैं, ये मेरा अपना मानना है या रिसर्च। अपनी गणना नहीं, रिसर्च भी नहीं बोलूँगा, मुझे ये ऐसा दिखता है। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी होती थी, राइट? हाँ जी। तो सीढ़ी में क्या होता था? दो बैम्बूज और बीच में। तो अगर आपको यहाँ से ब्रह्मांड तक पहुंचना है और ओम आप सीढ़ी के तौर पे यूज कर रहे हो, तो आप ये इमेजिन करो कि आप जितनी बार ओम बोल रहे हो वो एक एक पायदान चढ़े जा रहा है। ऐड हो रहा है। ओम ओम ओम, पता नहीं कितनी बार आप ऐसा करोगे तब आपकी आवाज वहां पहुंचेगी। एंड देन मे बी दी कायनात विल लुक एट यू कि ओ यू आर ऑल्सो सेइंग थम, अब मैं सुन रहा हूँ, गॉड्स ऑलमाइटी। सो अक्षय जी, बेस्ड ऑन योर रिसर्च, आपने जितना पढ़ा है अबाउट रामायण, महाभारत और इंडियन मैथोलॉजीज के बारे में, कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन दिस? एवरीथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड बिकॉज मैं साइंटिफिक और लॉजिक बात करने की कोशिश हमेशा ही करता हूँ। हाँ जी। कि उसका तर्क क्या है। मैं आपको एक लाइन में बोल सकता हूँ कि हाँ हाँ सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, सब कुछ लिखा हुआ ये गलत लाइन है। कुछ चीज़ें मालूम है, जैसे कि आपको अभी नासा में आप जाएंगे तो आपको आज से 10 साल 20 साल आगे का बताया जा सकता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा। दैट इज़ इट्स अ साइंस। श्योर। वही एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको भारत के किसी भी गांव में पीपल या बरगद के नीचे बैठा हुआ एक ऐसा पंडित जिसकी धोती तक फटी हुई है, नासा के बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो एग्जैक्ट गणना दे देगा। एग्जैक्ट कि आज से 10 साल बाद का भी आप, हम जैसे इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं जिसको अब हम सब फॉलो करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। वैसे ही हम लोग का एक हिंदू पंचांग है ना, वो एक कैलेंडर है जिसके हिसाब से तिथि डिसाइड होती है। हर साल दिवाली सेम डेट पे नहीं आती, होली सेम डेट पे नहीं आती। तो वो किस बेसिस पे पूरा देश डिसाइड करता है कि ये तारीख, और हम तो बचपन से हम तो पूछ रहे हैं ना अपने माता पिता से इस साल दिवाली किस डेट को है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हमको एक डेट बताया जाता है कि इस साल इस डेट को है। दैट इज ऑल्सो साइंस। ये वो चीज़ें हैं जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो लोग पूरी कुंडली मानते हैं या जो लोग मानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होगा वो ये सब प्लानिटरी मोमेंट्स के हिसाब से होगा। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन आई गॉट मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरी 2 शादियाँ हुई। मेरी जब पहली शादी हुई थी ना, तब मुझे एक पंडित जी ने बोले थे, एंड दैट वाज अ लव मैरिज, सो इज दिस वन। तब मुझे एक पंडित जी बोले थे, कुंडली देखे और बोले कि इसकी तो 2 शादियाँ लिखी। एंड आई लाफ्ड ऑन हिम। मैं बोला मेरी शादी बहुत बढ़िया चल रही है, हम दोनों खुश हैं, हमको एक बेटा हो चुका है।
नो चांस। और आज मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ कि मेरी 2 शादी हो चुकी। वो जो पंडित थे वो किसी और शहर के थे। आज तक मैं उनसे उसी दिन जीवन में एक ही बार मिला हूँ, ना उसके बाद और ना उसके पहले। किस बेसिस पे वो आदमी ये कह रहा था कि इसकी कुंडली में 2 शादी लिखी? आपके जो मतलब प्लैनेट्स हैं उनको देख के कि उनकी जो मतलब पोजीशनिंग है। वो उनके हिसाब से बड़ा आसान है। जब मुझे आज भी नहीं समझ में आया कि उनको कैसे पता, लेकिन उनकी बात तो सच हो गई। मैं नासमझ हूँ इसलिए वो मेरे को जादू और मैजिक जैसा लग सकता है, लेकिन अगर मैं वापस उन पंडित जी से या किसी और ऐसे समझदार व्यक्ति से जो कि एक्चुअली कुंडली देखना जानते हैं और पढ़ सकते हैं, उनसे मिलूंगा और उनसे पूछूंगा, तो वो उसको मैजिक और जादू का नाम नहीं देंगे। वो बोलेंगे लिखा हुआ तो है, तो साफ तो लिखा है। कई लोग हाथ हाथ देख के बोलते हैं साफ साफ दिख रहा है जजमान। तो वो जो बोल रहे हैं और वो हो जा रहा है, उसको भी आप बोल सकते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन। लेकिन साइंटिफिकली अगर बात करें, एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन है भरत, दी ओनली थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। ये है कोटेशन कि इतिहास से एकलौती चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि हम इतिहास से कभी कुछ सीखते ही नहीं। तो हम बार बार वही गलती करते हैं। अगर नहीं करते होते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता ना, क्योंकि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सीख लेते कि कितना विध्वंस मचता है। अब आए दिन आप न्यूज़ खोलिए, क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल वहाँ, ईरान, रशिया विद यूक्रेन, और भी चीज़ें चल रही हैं, ताइवान विद चाइना, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसा लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अब वो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर वो हो जाएगा ना, तो ये बोला जा सकता है कि सम फ्यूचर टेलर टोल्ड इट। उसके जो कारण है ना वो बहुत साल पहले से बन रहे हैं, पाइल अप हो रहा है, वो दिख रहा है। तो उसके बेसिस में विद अ साइंटिफिक एंड विद अ लॉजिकल कैलकुलेशन पीपल कैन टेल कि आने वाला समय ये होगा। बहुत पहले से लोग बता रहे थे कि पाकिस्तान की बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि वो अपने फंड्स गलत जगह लगा रहे थे। उनके इंपोर्ट्स ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, और ऐसी दसियों चीज़ें, है ना। तो वो फ्यूचर टेलिंग नहीं होता है। ये बहुत लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है जिसकी समझ शायद मुझे कम है। इसलिए मैं व्हेन आई एम सेइंग मुझे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक, कि क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आता, मुझे जादू लगता। जिसको समझ में आता है उसके लिए वो साइंस है। तो वैसे ही रामायण और महाभारत में इतनी सारी ऐसी कथाएं और गाथाएं। एक और उदाहरण देता हूँ। आप सोचो कि बहुत साल पहले जब पहली पहली बार कोई वेस्टर्न कंट्री से यहाँ आया होगा और उसको बोला होगा किसी हिंदुस्तानी ने कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र के बगल में एक आदमी बैठता था, उसका नाम था संजय, उसके पिता का नाम था गवलगन। तो गवलगन पुत्र संजय जो था वो वहीं बैठे बैठे अंधे धृतराष्ट्र को बताता था कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो वो वेस्टर्न कंट्री से जो आदमी आया होगा वो क्या सोचा होगा और क्या बोला होगा कि दिमाग खराब हो गया, बेवकूफ़ आदमी, यहाँ बैठ के वहाँ का कैसे देख सकता है। बोले नहीं साहब, पहले होता था। संजय को ना वरदान था दूरदर्शिता का, दूरदर्शन का वरदान था। पागल कहीं का, वो आगे बढ़ गया होगा। आपके देश में जो पहली बार टेलीविज़न आया और उसमें जो इकलौता चैनल चलता था ना, उसका नाम दूरदर्शन था। और वो दूरदर्शन में आप कैसे क्या देख पा रहे थे, कहीं और शाहजहाँ में मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आप यहाँ बैठ के अपने घर में दूरदर्शन में देख रहे थे। तो दूरदर्शिता, दूरदृष्टि जो थी वो बाद में टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई। उसी वेस्टर्न आदमी थोड़ा और आगे गया होगा, किसी और शहर पहुंचा होगा, मथुरा, काशी, वृंदावन, द्वारका, ऐसी किसी शहर, और वहाँ पे उसको कोई कृष्ण भक्त बोला हुआ कि कहानियाँ हैं कि कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। बोले क्या हुई थी? बोले आकाशवाणी। बोले मतलब आसमान से आवाज़ आई थी। बोले एक और पागल मिल गया मेरे को। आसमान से? अरे नहीं साहब, आप समझ लो, आसमान में तरंगें होती हैं, उन तरंगों से पहले आवाज़ आती। पागल कहीं का। आपका जो पहला रेडियो बना ना देश में, उसका इकलौता जो चैनल था उसका नाम था आकाशवाणी, जो आज भी चल रहा है। ये आकाशवाणी है। उस समय वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना कि ऐसा हो सकता है, पर हुआ ना बाद में। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो हमने पहले बोल दिया था। अब मेरे को तो ये भी लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हमको लगता है हम इन्वेंट कर रहे हैं वो हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। पुष्पक विमान, एक विमान पे पूरा पुराण लिखने वाला, आप मान सकते हैं कि, और अब तो हम लॉजिकल लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, आप
ये मान सकते हैं कि कोई भी शख्स, मैं नहीं बोल रहा कि पुष्पक विमान उड़ता था, रावण उड़ता था, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पुष्पक विमान, मतलब विमान पे एक पूरा पुराण जिसको विमाना पुराण बोलते हैं, आपको लगता है कि वो विमाना पुराण लिखने वाले को ग्रेविटी का और ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ नहीं होगी? वो सबसे पहले तो यही सोचा होगा ना कि मैं जमीन छोड़ूं कैसे, बाकी सब बाद में। वो हवा में कितनी देर टिकेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब बात की बात है। उसका पहला चैलेंज, कोई भी आदमी जो जमीन छोड़ देना चाहेगा, उसका पहला चैलेंज क्या होगा कि ग्रेविटी से कैसे पार पाऊं भाई, तब तो आसमान में पहुंचूंगा। हमको बताया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये सरासर गलत है और मैं बहुत जिम्मेदारी से छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि ये गलत है। न्यूटन के 500 साल पहले ब्रह्मगुप्त नाम था उनका, नहीं उनका नाम भास्कर था, भास्कर द्वितीय बोलते थे। उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने ये जो फिनोमिना है जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है, उसको शब्द दिया था गुरुत्वाकर्षण का। और उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का शब्द दिया था वो उन्होंने अपने एक और पूर्वज की एक लिखी हुई किताब से, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त, गुप्ता गुप्ता टॉकिंग अबाउट ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ये लिखा था कि जैसे अग्नि का काम होता है भस्म करने का, जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करने और बहने का, वैसे ही पृथ्वी का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करने का। वो कुछ और लिख रहे थे, उसमें 3 लाइन लिख के वो आगे बढ़ गए थे। उस 3 लाइन को उठा के उनके मरने के 500 साल बाद भास्कर द्वितीय ने उसको टर्म दिया और वो था ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। भास्कर द्वितीय के मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, लेकिन हमको बताया गया कि न्यूटन, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। जो हमें बताया गया स्कूल में कि वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल नीचे गिरा, वहाँ से उनको ये आया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उनके अंदर ये आया इंस्पिरेशन कि इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी करनी चाहिए। अभी 250 साल पहले, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, 250 साल पहले आप मेरे को, मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सीधा हूँ, पर मेरे कान में फूल लगा, आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हजारों साल से चलती हुई पृथ्वी में 250 साल पहले एक आदमी को पहली बार वो सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों। पागल हो तुम। हम वो लोग हैं मेरे भाई, आप हैं तो हिंदू, तो कोई भी नया काम चालू करते हैं, गृह प्रवेश होता है, कुछ होता है, तो 9 ग्रहों की पूजा होती है ना। चावल का 9 ढेर लगाया जाता है, उसमें 9 सुपारी सेट की जाती है या कोई भी फल सेट किया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि ये 9 ग्रह है और सबको अर्पण करके हाथ जोड़ा जाता है। वही कुंडली का 9 ग्रह। तो कुंडली बनाने का जो पूरी विद्या है, जो पूरा साइंस है, वो आज का तो नहीं। 250 साल पुराना है नहीं, 1000 साल पुराना है नहीं, और पुराना है। 9 ग्रहों की पूजा करना, 5000 साल से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना, मतलब 5000 साल पहले भी हमको मालूम था ना कि 9 ग्रह हैं, बिना टेलीस्कोप और बिना नासा के बताए। हम तब भी सूरज नहीं बोलते थे ना, हम सूर्य देव बोलते थे। मतलब हम ये मान के चल रहे थे ना कि सूरज पृथ्वी से बड़ी शक्ति है। मैं कैसे मान लूँ कि जब नासा आया तो नासा ने मुझे बोला कि सुनो, सन बीच में है, उसके आसपास अर्थ घूम रहा है और 8 प्लैनेट है जो घूम रहे हैं, और इस पूरे को कलेक्टिवली हम सोलर सिस्टम बोलेंगे। सिविलाइजेशन भी हो सकती है कि जितने भी लोग आए उनको ज़्यादा, उनको पता था। यही मेरे लिए प्रमाण है कि मैं पिछले हजारों साल से 9 ग्रहों की पूजा कर रहा हूँ। आप और मैं अभी बाहर खड़े होंगे तो हमको 9 ग्रह दिख रहे हैं क्या आँख से? तो उनको कैसे पता था कि 9 ग्रह हैं? क्योंकि पूजा तो हम नासा के एस्टैब्लिश होने के बहुत पहले से कर रहे हैं। पहली बार जो स्पेसशिप बाहर गया, पहली बार जो टेलीस्कोप बना, हम उसके भी हजारों साल पहले से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। ये जो वर्ड दिया गया कि सोलर सिस्टम, आपको लगता है कि सोलर सिस्टम वर्ड बनने के पहले हमको सौरमंडल शब्द नहीं पता था? आपको सच में लगता है कि सोलर सिस्टम वर्ड पहले बना और सौरमंडल शब्द बाद में बना? मैं नहीं मानूंगा। सन रेज में कितने कलर होते हैं दोस्त? 7 है। इमेजिन एनी चैरियट, रथ, उसमें नॉर्मली दिमाग में सोचते हो तो कितने घोड़े दिखते हैं? चैरियट के आगे बंधे हुए घोड़े कितने दिखते हैं? 2 या 3 या फिर 4, इवन नंबर्स में दिखते हैं ना? राइट, 2 4 6 8। करेक्ट। जो आपके सूर्य देव हैं, उनका जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं, इवन नहीं है, 7 घोड़े। दैट इज मेटाफोरिकली फॉर अस टू अंडरस्टैंड। भाई सूर्य देव को पृथ्वी पे कौन ला रहा है?
7 घोड़े ला रहे हैं। आपको सूरज की तपिश यहाँ कैसे मिल रही है? थ्रू 7 रेज। तो नेकेड आइज से प्रिज्म बनने के पहले मेरे पूर्वजों को ये मालूम था कि सूर्य धरती पे जिन रेस के थ्रू पहुंचता है वो 7 रंग है। इसलिए जब आपके और मेरे दिमाग में ये ना मतलब लॉजिकल बात है कि अगर मेरे को रथ को सीधा चलाना है तो मैं उसको इवन नंबर्स में रखूंगा घोड़ों को। 2 रहेंगे तो बराबर रहेगा, 4 रहेंगे तो बराबर रहेगा, 3 और 2 करूंगा ना तो ऐसे चलेगा। इतने लॉजिकल लोग सूर्यदेव को 7 घोड़े क्यों दिए, 8 या 6 क्यों नहीं दे दिए? सोचने वाली बात है। तो बहुत सारी चीज़ें मेटाफॉरिक हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कांतारा फिल्म आई थी, है ना, बहुत अच्छी चली। कांतारा में वराह अवतार के बारे में बोला गया है, बोर फेस, और बड़े सारे आपको गूगल पे और नेट पे दिखेंगे, आप एडिट पे चाहें तो डाल भी लीजिएगा कि वराह अवतार के सींग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई गोल। गैलीलियो को जब हाउस अरेस्ट कर दिया था वहाँ पे, और वैसे दूसरे साइंटिस्ट लोग को मार दिया गया था ये कह के कि ये लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी सेंटर नहीं है और सूरज उसके आसपास नहीं घूमता है। दीज पीपल आर एंटी क्राइस्ट। इतने मंद बुद्धि लोग हैं वो कि उनको लगता था कि जो लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि सूरज बीच में है, बाकी सब घूम रहा है। उनको मार दिया गया जान से, ये बोल के कि ये क्राइस्ट के खिलाफ बात कर रहा है। उस समय भी आपके इस देश में आपके पूर्वजों को ये पता था, और इसीलिए वो मानते थे वो लोग कि फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है। वो लोग बोलते थे अर्थ राउंड है। मार दिया गया। आज से हज़ारों साल पहले बने हुए जो साउथ में, यहाँ पे तो बहुत सारा तोड़ फोड़ दिया सब ने, लेकिन साउथ वालों ने बचा लिया, ऑल थैंक्स टू देम। वहाँ पे आज भी एक नहीं कई ऐसे मंदिर है जिसमें आपको वराह अवतार की मूर्ति उस समय की बनी हुई दिखेगी, पिलर्स पे और जगह वॉल्स पे, जिसमें गोल पृथ्वी रखा हुआ है। फिर कुछ और बुद्धिजीवी आए जिन्होंने बोला कि कुछ भी बेवकूफ़ी जैसी बात करते हो, तुम ये कह रहे हो कि इतने बड़े पृथ्वी से भी एक बड़ा शरीर था। वो इतना बड़ा शरीर था कि उसके बढ़े हुए नोज के ऊपर 2 सींग में टिक गया था पृथ्वी। नेचुरली बेवकूफ़ी वाली बात है ये। इसलिए बेवकूफ़ी वाली बात है क्योंकि हम उनको समझा नहीं पाए और वो समझ नहीं पाए कि इसका लिटरल डिपिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेटाफॉरिक बात है, बिकॉज द फर्स्ट कंप्लीट एनिमल दैट केम टू लाइफ वॉज अ बोर। पहले मछली, पानी से जीवन शुरू हुआ, मछली के बाद कछुआ है जो पानी और वहाँ, लेकिन एक ऐसा जानवर जो सिर्फ लैंड पे रह सकता, पानी में नहीं रह सकता। द प्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल वॉज अ बोर, अ वाइल्ड बोर। तो आप देखिए विष्णु जी के जो 10 अवतार, उसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली, सेकेंड है कूर्म अवतार, कछुआ, और तीसरा है वराह अवतार, बोर फेस। So it is a depiction that life was brought to earth, to land by wild boar. तो उसको लोगों ने हमको बेवकूफ़, हमारी समझ नहीं है ना उस चीज़ को समझने की, कि हम ये बोल रहे हैं कि बोर बॉट लाइफ ऑन लैंड। तो हमने बोला आप ऐसा बोर बोल रहे हो जिसके नोज के टिप पे। तो अगर मैं बेवकूफ़ हूँ और मैं चीखने लगूंगा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो तुम बेवकूफ़ हो जाओगे क्या? बेवकूफ़ तो मैं ही रहूँगा ना। तो फिर उनको क्या समझाएं? तो ऐसी बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास ऐसे हर हिंदू के पास। आई एम कोटिंग माई सेल्फ एज मी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच पीपल लाइक मी, जिनका पूरा भरोसा है कि हम पहले से। और मैं आपको ये 2-3 एग्जाम्पल तो मैं आपको लाइव दे रहा हूँ ना। तो आपने जो ये कहा था कि ये हम जो काफ़ी चीज़ें हैं जो ये रीडिस्कवर कर रहे हैं, बट उनके जो जितने भी मतलब प्रूफ्स थे वो नहीं रहे अब, बिकॉज उनको या तो मतलब जला दिया गया या तो ऑफकोर्स नहीं रहे। हाँ, हमको हमारे बिलीफ से हिला दिए ना, ये सब बोल के कि बेवकूफ़ हो तुम, समझते नहीं हो तुम। हाँ, और जितने भी फिर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे स्टेट्स हो गया, उनने सबका मतलब क्रेडिट ले लिया फिर। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दशावतार। हमारे पूर्वज ज़्यादा बुद्धिमान थे भाई, वो सीधे सीधे नहीं बात करते थे। वो कहानी देखो, मुझे लगता है कि खाने पीने, रहने सहने, कपड़े लत्ते के अलावा जीवित रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा चौथी ज़रूरी चीज़ है ना, वो है कहानियाँ। पंचतंत्र और विक्रम बेताल की कहानियों से लेके, अमर चित्रकथा की कहानियों से लेके और फिल्मों की कहानियों तक, और असली में भी जो कहानियाँ घट रही हैं हमारे आसपास, हर वो कहानी तुम्हारे बचपन की अभी तक के तुम्हारे जीवन की एक कहानी है। उसको आने वाले समय में तुम अपने सक्सेसर्स को सुनाओगे, वो आगे लेके जाएंगे उस बात को कि पता हमारे दादाजी कौन थे।
जैसे अभी आप बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि 1995 में मेरे दादाजी ने इतना करके फिर दे गेव इट टू माय फादर्स. सो यू आर कंटिन्यूइंग दैट लीगेसी ऑफ स्टोरीज. दैट इज हाउ वी were told to forget our legacy and our past in a very systematic way. तो जब लीगेसी और पास्ट ही नहीं याद रहेगा तो आप प्राइड किस पे लोगे यार? फिर प्राइड लेने को बचा क्या? गांधी जी आए, गांधी जी ने बोला अहिंसा हिंसा हिंसा, कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो. आपको और मुझे पता ही नहीं चला कि सबकॉन्शियसली अगर हम इस थ्योरी को मान रहे हैं नॉन वायलेंस को, तो हम अपने हर देवी देवता को नकार दे रहे हैं. क्योंकि आपके तो हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है. और कोई आया है अब भी जो बोल रहा है अस्त्र शस्त्र मत उठाओ. अरे भाई साहब, अगर कोई मेरे पे तलवार से प्रहार करेगा तो बचने के लिए मैं हाथ आगे करूं, मेरा हाथ 2 टुकड़ा होकर गिर जाएगा ना. तो तलवार तो मेरे को बचने के लिए भी चाहिए. तो भी आप बोलोगे कि मत उठाओ, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, कोई थप्पड़ मारे दूसरा, मतलब कोई मेरे पे तलवार चलाए, मैं पहले ये हाथ आगे करूं, फिर ये कट जाए तो ये हाथ आगे करूं. और लोग बोले कौन सा ऐसा युद्ध है इस पूरी पृथ्वी में जो अहिंसा से जीता गया? एक भी नहीं. झूठ बात है जो आपके और मेरे जनरेशन को बताया गया कि वी गॉट इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस. फिर कौन है वो लोग जो मर गए? कहाँ हैं सुभाष चंद्र बोस? भगत सिंह को फांसी में टांग दिया गया तो वो क्या नॉन वायलेंट था? चंद्रशेखर आज़ाद को खुद को गोली मारनी पड़ गई तो वो नॉन वायलेंट था. और ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ गांधी जी कर रहे थे एक डंडा लेके. तो ये सब ना आपको इस तरीके से दिखा पढ़ा दिया गया है कि आपको लगता है फिर तो मेरी देवियाँ गलत हैं, मेरे देव गलत हैं, मेरे भगवान गलत हैं. क्योंकि सब भाई, विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, मेरी माताओं के हाथ में तलवार है, तीर धनुष है, त्रिशूल भी है, सुदर्शन चक्र भी है. सब गलत है. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम हिंदूज कर्म को बहुत टाइम से मतलब मान रहे हैं. आई थिंक 5,000 साल 6,000 साल हम नोन है बिकॉज ऑफ कर्म. जैसा करोगे वैसा ही आपको लाइफ में मतलब भरना पड़ेगा. और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमको सिखाया वो ही गया स्कूल में. और फिर गांधी जी आए जो बोले कि ये लॉ गलत है. मैं तो बोल रहा हूँ वो लॉ एकदम करेक्ट है. मार के देखो मेरे को थप्पड़, मैं बताता हूँ. इस लॉ को प्रूव करके बताता हूँ. आई एम नॉट सेइंग इट टू यू, राइट राइट. आई एम सेइंग इन जनरल. और ये तो मतलब हमें शास्त्रों में जैसे एक कहानी है ना कि कृष्ण जी जब 126 साल की उम्र में बैठे हुए थे और एक तीर आके उनको लगा, तो एक आदिवासी दौड़ता हुआ है, उसको लगा हिरण को मार रहा हूँ. वो आके देखा मैंने कृष्ण को मार दिया तीर, पाप लग गया, पाप लग गया. जाते जाते कृष्ण ने उनको बोला नहीं नहीं तुमको पाप नहीं लगा है. ये वो तीर है जो जब मैं राम रूप में यहाँ आया था तो मैंने बाली पे चलाया था धोखे से. तो ये वो तीर है क्योंकि तुम पिछले जन्म में बाली थे, तो तुम मेरे कर्म, मतलब तुम पे पाप नहीं चढ़ रहा है, मेरे पे एक था जो उतर रहा है. तो जब मेरे भगवान कर्मों से नहीं बच पाए, उनको कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है, तो आप और हम कौन है, देना ही पड़ेगा. जितने भी आपने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, दिस डेफिनेटली मेक्स लॉट ऑफ सेंस एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. बिकॉज जो हम लोगों ने देखा है और समझा है कि जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, या फिर कोई भी और अदर साइंटिस्ट हो. पर हमने कभी ये समझा ही नहीं कि ये सब हिंदुइज्म से आ चुका था 5,000 साल पहले. सो अक्षय जी, जो मैंने आपके बारे में रिसर्च की है कि आप एक राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, पर आज पर जो इंट्रोडक्शन यू आर सेइंग कि आप एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड है, तो ये एग्जैक्टली कैसा ऑक्यूपेशन है ये? मेरी जो समकक्ष हैं, हाँ जी. शी इज़ ऑल्सो इन वर्क, तो उनका ट्रैवल मेरा भी रहता है पर उनका भी ट्रैवल बहुत रहता है. हाँ जी. तो एक बहुत लंबा समय ऐसा बीता है. अब तो ठीक है कुछ लोग मुझको पहचानने लग गए, बट देयर हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन नोबडी न्यू हु आई एम, because I was, as you call, struggling period, you know. Please. So I was continuously sitting at home working on different stories and books and ideas, but nobody was picking any of it. So उस समय because she was traveling, I decided to contribute from my side. The only thing I could do at that point of time was take a good care of the home. आपके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है और आपने बताया कि आपका एक बहुत ही टफ पैच था लाइफ में, वेर यू मतलब आपका काफ़ी मतलब स्ट्रगल्स थे जी. तो आपका क्या माइंडसेट रहा है और आप क्या यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं अपने मतलब स्टोरी से कि जब किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आए, सो व्हाट दे कैन डू टू इम्प्रूव देयर लाइव्स? मुझे लगता है कि टफ टाइम जो है वो ऐसा नहीं है कि जीवन, आप कितने भी अमीर हों, आप कितने भी गरीब हों, आप कितने भी एजुकेटेड हों, आप कितने भी अनएजुकेटेड हों, आप कितने भी सॉर्टेड हों, आप कितने भी डिसोरिएंटेड हों, आपको बुरा वक्त हो,
आपके जीवन में आएगा। कलर बदलेगा, फॉर्म्स बदलेंगे। जो गरीब है उसको लगेगा कि यार मेरा बुरा वक्त यही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास पैसे हैं उनका बुरा वक्त नहीं है। डिप्रेशन एंड टफ थिंग्स आर टू बी स्पोकन आउट, यू नीड टू स्पीक इट आउट टू whoever is ready to hear। भाई हमको अगर कफ आ रहा है तो हम क्या ढूंढते हैं? हम बेसिन ढूंढते हैं, है ना। तो जब हमको डिप्रेशन फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, हम, और ख़ास करके बॉयज़ में ज़्यादा है कि अपने तक रखते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं और फिर किसी एक दिन फट जाते हैं। गुस्से में सामान फेंक देना, खुद को नुकसान पहुंचा देना, आसपास वालों को नुकसान पहुंचा देना, चीखना, ये सब ना गर्ल्स के कंपैरिजन में हमेशा से हम ज़्यादा करते हैं। हाँ जी। क्योंकि बचपन से हमको बोला गया है कि लड़की हो क्या, रोनी मतलब यू कांट क्राई इफ यू अगर आप कांट मतलब क्राई, बॉय हो तो यू कांट एक्सप्रेस, यू कांट बी इमोशनल, यू इमोशंस। नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू बी टफ। अरे भैया, लड़की के और आपके हार्ट का साइज सेम है, तो इमोशन सेम है। तो आप कितने इमोशनल हैं, कितने सेंसिटिव हैं, या कितने टफ हैं, या कितने प्रैक्टिकल हैं, ये लड़का और लड़की होने पे निर्भर थोड़ी ना। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर जेंडर। तो इट इज़ गुड टू बी सेंसिटिव एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू क्राई। जब हम एक अच्छे जोक पे खुल के हंसते हैं तो हम हंसते समय मुंह नहीं छुपाते, वो भी हमारा इमोशन है, रोना भी हमारा इमोशन है। तो जब हंसते समय हम अपना इमोशन और अपना एक्सप्रेशन नहीं छुपाते हैं, तो रोते समय हमको अपना इमोशन और एक्सप्रेशन क्यों छुपाना है? स्पेशली बॉयज एज वी आर यस, टॉकिंग अबाउट। एंड बोथ इज इक्वली आर्स। तो जैसे आपको कफ आ रहा है तो आप बेसिन की तलाश में होते हैं, आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है, आपको अगर तकलीफ हो रही है, तो आपको कान की तलाश में होना चाहिए। There's always people out there who are willing to listen to you, hear you। पर अक्षय जी, इसको अगर आप इंडियन माइथोलॉजी से करें अगर कंपेयर, कोई ऐसे हैं व्यक्ति जहाँ पे उनने ऐसा सेम चीज़ किया हो और उनको बहुत बेनिफिट किया हो? मेरे सारे भगवान करते हैं। हालांकि माइथोलॉजी इज अ वर्ड दैट आई डोंट प्रेफर टू यूज एंड encourage you to use। See, Okay. mythology word comes from मिथ्या। मिथ्या से माइथोलॉजी है। मिथ्या जो शब्द है उसका मतलब ही होता है फिक्शन, कल्पना। और कल्पना और फिक्शन रियल नहीं होता, ये विरोधाभासी है। दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईदर। इफ यू आर सेइंग फिक्शन देन यू आर सेइंग दैट इट इज अ लाई। अ फिक्शन कैन नॉट बी ट्रू। सो द मोमेंट यू, आपने कभी हिंदू वर्ड के साथ जो माइथोलॉजी शब्द सुना है और जोड़ लिया हम सभी ने, आपने कभी किसी और रिलीजन के साथ माइथोलॉजी शब्द सुना है? क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लाम माइथोलॉजी, सिख नो। So it is very systematically been placed so that we lose faith and believe on our culture. So if I think that it is all fiction and it is mithya, I will call it mythology. If I think it is true and it is satya, then I will call it satyalogy rather than calling it mythology. किसने नहीं बोला? मैं तो उल्टा सवाल पूछ सकता हूँ किसी से कि मेरे को तो ये बताओ कि कौन था वो जिसने नहीं बोला? कर्ण ने बोला, अर्जुन ने बोला, राम जी ने बोला। राम, आप कोई भी नया पुराना कोई भी विजुअल्स उठा के देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, मेरे शिव रोए हैं, दहाड़ मार मार के रोए हैं सती के जाने पे, बिछो में वो तकलीफ पाए हैं। उनको तिरस्कृत किया गया तो उनको गुस्सा आया है, उनको मान दिया गया तो उनको प्यार आया है, उन्होंने श्राप दिया है, उन्होंने वरदान दिया है। गुस्से में नटराज डांस क्या है? गुस्से में त्रिनेत्र खुलने की कहानी क्या है? सेम गोज विष्णु जी, जब खुश हुए हैं तो वरदान दिए हैं, पूरी सृष्टि का भला किए हैं। जब गुस्सा हुए हैं तो अच्छे अच्छे दानवों को निपटा दिया। विष्णु ही राम के रूप हैं, रोए हैं। विष्णु ही कृष्ण के रूप हैं, रोए हैं। ठीक बात है ना? तो आप राम मानते हो, कृष्ण मानते हो, विष्णु मानते हो, शिव मानते हो, दुर्गा मानते हो, देवी मानते हो, लक्ष्मी मानते हो, सरस्वती मानते हो, काली मानते हो, हमारे सारे भगवानों में सारे इमोशंस हैं एंड दे वेरी वोकल अबाउट इट। दे हैव एक्सप्रेस्ड इट वेल। अभी बीच में कोई फिल्म आई थी, उस समय बड़ा खेल हुआ था कि तो उस फिल्म में कुछ ऐसा था कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, स्पेयर मी इफ़ आई मेक सम मिस्टेक, कि तुम्हारे तो भगवान अपनी समकक्ष को नहीं बचा पाए, वो तो खुद रोते हैं, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? अरे बिल्कुल रोते हैं। उस इंसान से अपनी तकलीफ को साझा करेंगे जिस इंसान को देख के आपको लगेगा कि ये मेरा दुख समझेगा, जिसको जान के आपको लगेगा कि इसको बोलूँगा तो मेरा दिल हल्का होगा। नहीं तो देन यू डोंट नीड टेम्पल। आई मीन नो रिलीजन नीड्स नो प्लेस। फिर आप क्या, आप हवा में ऐसे करके बोल लीजिए, आप ये दीवार के सामने खड़े होके आप रो लीजिए। Why do you want a statue of face? Because you believe
that person has gone through pains that you are going through. दशरथ अपने पिता की मृत्यु देखी ना, तो कल को जब मेरे पिता नहीं रहेंगे तो मेरे को लगेगा कि मैं राम को जाके बोलूं कि मेरे पिता चले गए. यू डोंट नो एंड आई डोंट नो कि कब किससे क्या नाता जुड़ेगा और कहाँ बोल के जी हल्का होगा. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कवर फॉर योरसेल्फ. सो लाइक मेरे केस में मैंने जो देखा है, जो मेरे को मेरी बहुत मॉम भी कहती है कि मुझे मतलब हनुमान चालीसा बहुत मतलब पढ़ना चाहिए, और मतलब पढ़ने से जितनी भी लाइफ के स्ट्रगल्स है सब ठीक हो जाएंगे. बट इसमें कितनी सच्चाई है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से एक्चुअली में लाइफ के जितने भी पेन्स हैं सब ठीक हो जाते हैं. जितने भी, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, मैं अलग से 2-4 नाम स्पेसिफाई करूंगा, 2-4 छूट जाएगा तो लोगों को लगेगा वो क्यों नहीं बोले. हाँ जी. मंत्रोच्चारण सही करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सी एवरी वर्ड, एवरी साउंड हैज़ इट्स ओन वेव, इट्स ओन ऑरा, इट्स ओन एनर्जी एंड वाइब्रेशन जो ऑफ आप कोर्स. कहते हो आप. अब हमको वो मंत्र और वो शब्द और उसका उच्चारण ठीक से नहीं मालूम है, हमको नहीं बताया गया है, जिसके कारण हम उसको नहीं समझते. मगर जो शब्द आप समझते हैं, मैं अभी कितना भी मुस्कुरा के आपको अंग्रेजी या हिंदी में गाली दूंगा तो आपको लगेगा तो बुरा ही ना. क्यों? है तो सिर्फ शब्द. बट इट डिड समथिंग टू यू, राइट? इट रीच्ड हियर, इट वेंट इनसाइड, इट डिड समथिंग टू यू, good or bad. If I will say something good, that will also do something in you. Correct? ये मंत्र वैसे ही हैं जिनकी अपनी शक्तियां हैं. दे और यार मतलब साउंड वेव से ट्रीटमेंट तो अब साइंटिफिकली लोग कर रहे हैं ना. अलग अलग साउंड वेव से चीज़ें ठीक की जाती है. अभी मैंने रिसेंटली एक उसमें बताया कि जर्मनी की कोई यूनिवर्सिटी जिसने प्रूव कर दिया है कि शंख बजाना अपने शरीर के लिए और आसपास के ऑरा के लिए कितना बेनिफिशियल है. तो दैट इज अ साउंड. साउंड इज डूइंग समथिंग टू यू. अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का अलग अलग समय है. आप कोई भी, कुछ मंत्र हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मंत्र हैं जिसको आप जब चाहो मुंह उठा के नहीं कर सकते हो. उसका एक समय है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है कि ये करने के बाद ही आप इसको करेंगे. So Akshay last but not the least, just to end the podcast, since there are a lot of youth who are seeing this podcast, ऐसे आपके क्या 5 की टेक अवेज हैं जो आप यूथ को और जो भी व्यूअर्स है इस पॉडकास्ट के उनको देना चाहेंगे, जिनसे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मतलब बेटर हो पाए. शॉर्ट में, कम शब्दों में बोलने की Please. कोशिश करूंगा. मेरे को पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी बात को समझा नहीं पाया, इसलिए आई यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. वेरी फेयर पॉइंट. यार पहला तो कि आपके पूर्वजों के पास, जब मैं पूर्वज बोल रहा हूँ ना, तो मैं स्पेशली मेरे दादाजी और मेरे पिता की बात कर रहा हूँ, है ना. मतलब हम सबके अपने अपने दादाजी और पिताओं की बात कर रहा हूँ. उनके पास ना भरत एक कारण था कि उन्होंने हमको हमारा कल्चर ठीक से क्यों नहीं सिखाया. वो बोल सकते हैं कि अरे हम तो आज़ादी के समय तो वो ज़रूरी था, या उस समय मुगल्स आक्रांता थे, हमको तो बस बचे रहना ज़रूरी था, तो हमारा ध्यान इसलिए था, इस पे था कि तुमको जीवित रख सके. ये सब सेकेंडरी था, स्लो बर्नर पे था, बैक सीट पे था, हाउ एवर यू वांट टू से. उसके बाद पिता लोग ये कह सकते हैं कि हम तो उस समय वी वर नोबडी एंड वी वर वर्किंग हार्ड टू गिव यू अ गुड लाइफ. हम आज़ादी, दादाजी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और पिताजी लोग क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो शून्य से शुरू करके उसको 100 बनाने की कोशिश में थे. आपके पास सब है. आप उनके पास आपको देने के लिए एक्सक्यूज़ था, आपके पास आपने आगे वाली जनरेशन को देने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि आपने उनको वो सब क्यों नहीं सिखाया जो आपके ग्रंथों में और आपके कल्चर में लिखा हुआ था. तो आने वाली जनरेशन को ABCD ज़रूर सिखाइए, लेकिन ABCD सिखा रहे हैं तो A फॉर अग्नि, B फॉर भगवा, B फॉर भगवान, B फॉर बिलीव, C फॉर कल्चर, ये सब सिखाइए, है ना. मेरा बच्चा एप्पल और बॉल और कैट और डॉग सीख जाएगा. उसको ABCD सिखाना, हम यही करते करते बड़े सिस्टमेटिकली इन लोगों ने हमको G फॉर गॉड सिखा दिया. अभी अगर मैं छींकूंगा ना, तो आप अंदर बुदबुदा के मेरे को बोलेंगे गॉड ब्लेस यू. छत्तन जी नहीं बोलेंगे, शायद पता भी नहीं होगा, है ना. तो वो गॉड ब्लेस यू का भी हमारा अपना शब्द है, जीते रहो छत्तन जी, है ना. वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो वायर कर दिया गया वैसा. ठीक है, तो आपको G फॉर कुछ सिखाना है, तो आप क्रिश्चियन हो क्या, तो आप G फॉर गॉड क्यों सिखा रहे हो अपने बच्चे को. आप G फॉर गणेश सिखाओ, G फॉर गुरु सिखाओ, G फॉर गुरुद्वारा गुरु नानक सिखाओ, G फॉर ग्रंथ सिखाओ, G फॉर गीता सिखाओ. बच्चा पूछेगा ना G फॉर गीता, गीता कौन है गीता, तब ना रखोगे किताब.
बेटा इस किताब को कहते हैं गीता, जब पढ़ना सीखेगा तो पढ़ लेगा। आप जी फॉर गॉड सिखाओगे तो उसको तो वही समझ में आएगा। तो ये आगे की जनरेशन में चेंज करना आपकी मेरी जिम्मेदारी। ये हमारे दादा और पापा लोग के ऊपर इसका डेबिट नहीं आएगा, आप पे आएगा। दो बात तो यहाँ पे होगी, है ना, कि ये सिखाना आपकी जिम्मेदारी है और इस तरीके से बेसिक से ठीक करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन पे हमने बात की। मैं इस पूरे पॉडकास्ट का जो निचोड़ हम निकाल पा रहे हैं बेसिकली वही कि दिक्कत तकलीफ में हो ना तो पिक्चर के हीरो मत बनो, आम इंसान हो, आम इंसान जैसा बिहेव करो, जाओ अपने लोगों के पास बैठो, समय निकाल के बैठो, बोलो बैठो यार मुझे कहना है, कुछ मुझे बात करनी है तुमसे, रोना है तो रो, चीखना है तो चीखो, उससे प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी और से प्रॉब्लम है लेकिन इसको बता के हल्का लग रहा है तो बताओ। कर्जा लेने से बचो। हम लोग वी आर दोज ब्लेस्ड पीपल जो महंगी घड़ी, महंगे फ़ोन, महंगे जूते अफोर्ड कर पा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरीबी और मुफलिसी में रहो, मैं बोल रहा हूँ कि पहले अफोर्ड करना सीखो। वो नहीं रहेगा तो भी आपके जीवन में कुछ घट नहीं जाएगा। लोन लेने से बचो। एक घर हो सपनों का, मैं बढ़िया खुशी खुशी किराए के घर में रह सकता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? छत ही चाहिए ना, भीग तो नहीं रहा हूँ, तो चल जाता है, जब नहीं होता तो भी चल जाता है। तो लोन ले लेके ना अपनी आने वाली पीढ़ियों को कमज़ोर मत करो। तुम लोन में दब के मर रहे हो, शू शा से थोड़ा थोड़ा कर सकते हो तो सब कर लो यार। जेट प्लेन खरीद लो, जाके यूएसए खरीद लो, ट्रम्प को खरीद लो, पर वहाँ पहुँच जाओगे तो उधार ले लेके ट्रम्प मत खरीदो, है ना, गड़बड़ हो जाता है। और किस चीज़ पे बात की? सब लोग, आप, मुझे लगता है कि हमारे रिलीजन को छोड़ के ना बाकी हर रिलीजन ना अपने अपने रिलीजन्स का सम्मान करता है, अपने अपने रिलीजन्स पे भरोसा करता है और अपने अपने रिलीजन्स को बहुत बेहतर जानता है, सिवाय हमारे। हम ही को नहीं पता बस। आपने कभी किसी पेड़ को उड़ते हुए देखा है? चलो असली में नहीं देखा, पिक्चर में देखा है उड़ते हुए। आज तक मैंने किसी एनिमेशन में, किसी पिक्चर में, किसी सीजीआई में, किसी वीएफएक्स में किसी पेड़ को उड़ते हुए नहीं देखा है। क्योंकि एज अ राइटर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको लगता है कि अगर हम पेड़ उड़ाएंगे ना तो ऑडियंस बोलेगा कि दिमाग ख़राब हो गया। पेड़ तो तभी तक जीवित रह सकता है ना जब तक जड़ों से जुड़ा रहे। रूट छोड़ देगा तो मर जाएगा, तो उड़ेगा कैसे? उसको तो ज़मीन में रहना पड़ेगा ना। कल्चर हमारे रूट्स हैं, हम जब तक अपने रूट से जुड़े हुए हैं ना हम तभी तक जीवित हैं। हमारा सिविलाइजेशन तभी तक जुड़ा हुआ है, जीवित है, जब तक हम अपने रूट से जुड़े हैं। रूट से कल्चर, आप उससे टूट जाओगे आपको कोई नहीं पहचानेगा। आप कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जो बिना लड़े जीवित रहा है? जो नहीं लड़े, जो अपने लिए हथियार उठाए नहीं, डिफेंड करने की बात कर रहा हूँ, ऑफेंड करने की नहीं, वो सब कोलैप्स हो गया यार। नाम लेने वाला कोई बचा नहीं उनका। आप जीवित हैं तो take pride that you're still there. Tell your kids to follow who you are. Learn from it. सो जो टॉप टू टेक अवेज मेरे को लगे हैं कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स एंड ऑलवेज फॉलो योर कल्चर। आज से 500 साल बाद इस पूरी पृथ्वी में आपका कोई नाम लेवा ना हो, कोई ये ना बोले कि तुमको पता है मेरे जो परदादा थे ना वो फोर्ब्स में 40 अंडर 40 में आए थे। अगर 500 साल बाद किसी को ये बात याद ही नहीं है तो आप आज क्या कर रहे हो? ये तो मतलब इट इज़ मोर लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेकिन वाई? वॉट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? वी आर ऑल वांटिंग कि हमारे आने वाली जनरेशन हमको याद रखे। वी वांट टू मेक अ मार्क ना। दिस इज ऑल, यू एंड आई, वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक अ मार्क इन आवर ओन वे। आप कैसे चाह रहे हो कि आप अपने पूर्वजों को भूल जाओ लेकिन आपके आने वाली जनरेशन आपको याद रखे? फैमिली ट्री शब्द कहाँ से आया? आप ट्री जड़ काट दोगे तो काहे का फैमिली और काहे का ट्री? और जो फैमिली ट्री का मेन पार्ट है वो कल्चर ही है। मैं दिल्ली विल्ली साइड में देखता हूँ, बेटा अंकल को प्रणाम करो, मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं देखा हूँ, तो ऐसे करते हैं पीपी। तो मैंने एक बार पूछा, मेरे को लगा कोई नया टर्म हो, मैंने लगा क्या पीपी? भाई कुछ नहीं जी, नए लोगों का है। हाँ नए लोग, मैं भी नए हूँ, बताओ क्या होता है पीपी? क्या होता है? बोले पैरी पना। वो पट्टा झुका ही नहीं, वो खड़े हुए आदमी के यहाँ पे थाइस पे ऐसे करके बोलता पीपी। अरे इतना कितना शॉर्ट फॉर्म भाई। इससे अच्छा तो तू सीधे बोल दे कि मेरा मन नहीं है उस आदमी का पहुंचू ना, मत बोलो। दैट आई विल रिस्पेक्ट दैट कि एटलीस्ट यू आर यूजिंग योर वोकल कॉर्ड्स कि नहीं करूंगा, बजाय इसके कि पीपी।
ये दो में से उसके साथ वाले उसको या उसके बड़े उसको एक बात बोल दे, या बोले ढंग से तमीज से पैर छू के प्रणाम करो, और या फिर बोले कि इतना मत करो, तुम थक जाओगे, इतना भी मत करो। ये सब पार्ट मतलब कल्चर का ही है। बिल्कुल है, ऑल कम्स टू द बिल्कुल। कल्चर। सो थैंक यू सो मच अक्षत जी फॉर बीइंग हियर। आपसे कितना कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर कि आपकी जो जितनी भी लर्निंग्स है जो आपने यहाँ पे शेयर की है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद मी एंड विद द व्यूअर्स। एंड आई एम श्योर कि ये इतने की लर्निंग्स है जो मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन करना चाहूँगा।